प्रिय छात्रों, आज आप लोगों को साहित्यानुसंधान अवबोध प्रविधि में के अंतर्गत शोधकर्ता की क्षमता का विवेचन मैं करने जा रहा हूँ। कौन व्यक्ति शोध कर सकता है, कौन व्यक्ति शोध करने के योग्य है, इसके बारे में शास्त्रकारों ने लिखा है। शब्दार्थ पुरुषार्थेषु शास्त्रेषु लोकवृत्तिषु प्रत्युत्पन्नमति कश्चित् शोधानुष्ठानमर्हति। कहा कि शब्द और अर्थ पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, शास्त्रों और लोक प्रवृत्तियों के ज्ञान के साथ प्रत्युत्पन्न मति व्यक्ति ही शोध कार्य कर सकता है और अपने अधीत विषय का सम्यक ज्ञान रखने वाला, उसके आधारों का ज्ञाता तथा प्रतिभा पूर्ण चिंतन में दक्ष अनुसंधान करने में सफल होता है। नए नए उन्मेष करने वाला चिंतन प्रतिभा प्रातिभ चिंतन कहा जाता है। प्रज्ञा कहते हैं नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा मता। भट्टतौत ने कहा है कि पूर्व में किए गए अनुसंधान के तथ्यों का संग्रह करना शोध नहीं है, वह संहिता मात्र है। स्नातकोत्तर कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो जाने पर शोध करने की पात्रता तो प्राप्त हो जाती है, किंतु रिसर्च माने रिसर्च के लिए तत्व साक्षात करने में समर्थ होना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं है तो रिसर्च नहीं कर सकता। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास से युक्त छात्र ही शोध कार्य में सम्यक रूप से सफल होता है। किसी प्रकार की शास्त्र साधना के लिए महाकवि भवभूति द्वारा आवश्यक गुण इस प्रकार बतलाए गए हैं, जिसे आप लोग ध्यान से सुने। शास्त्र का सम्यक ज्ञान, पहला क्या है? शास्त्र का सम्यक ज्ञान। जिस पर आप शोध करना चाहते हैं उस शास्त्र का आपको भली भांति ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, सहज अवबोध। तीसरा है अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने में निर्भीकता। चौथा है भाषा प्रयोग में निपुणता। पांचवा है युग बोध। छठवां है प्रतिभा की मौलिकता। ये 6 गुण कामधेनु के समान फलदायी होते हैं। ये मालती माधव में कहा गया है, शास्त्रे प्रतिष्ठा सहजश्च बोधः प्रागल्भमभ्यस्त गुणा च वाणी कालानुरोधः प्रतिभानवत्वम् एते गुणा कामदुधा क्रियासु। शास्त्र कवि का सामर्थ्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा के शास्त्र निर्देश अध्याय में बताया है, जो शोधकर्ता के गुण के लिए भी उपयोगी है। शास्त्र कवि छिपे अर्थ का विस्तार करता है, लुप्त को प्रकट करता है, अल्प को विस्तृत करता है और विस्तृत को संक्षिप्त कर देता है। आलस्य रहित यानी तेजस्वी प्रतिभावान, वाणी पर असाधारण अधिकार रखने वाला, शोध विषय का सम्यक ज्ञाता, तत्व साक्षात करने में दक्ष, राग और द्वेष से रहित, सत्य में निष्ठा रखने वाला, तटस्थ, निर्भीक, प्रतिभा से युक्त, युग बोध रखने वाला और गुरु का भक्त शोध कार्य करने में सफल होता है। इसके लिए इतने गुणों की आवश्यकता होती है।
प्रविधि विमर्श पर अब हम चर्चा करेंगे कि शोध प्रबंध का विन्यास, शोध प्रबंध के विन्यास की प्रक्रिया प्रविधि है। जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा को विधि कहा गया है। इसी में प्र उपसर्ग लगाकर विधि लिखने पर प्रविधि शब्द बनेगा, जो सर्जन के विधान का वाचक है। ब्रह्मा की रचना में नियति के नियम सृष्टि के लिए अपेक्षित है और साहित्यिक कृतियों जैसे काव्यादि के लिए मम्मट आदि आचार्य नियतिकृत नियमों का अभाव मानते हैं। लोक और शास्त्र को आधार बनाकर साहित्यिक रचनाएं की जाती है। इन्हीं लोक और शास्त्र की दृष्टि से विज्ञ जन कृतियों का अनुसंधान करते हैं। साहित्य केवल एक ही रूप में नहीं रचा जाता, अतः अनुसंधान की प्रविधि में भी भिन्नता होती है। इसीलिए इसका निश्चित स्वरूप बतलाने में कौन समर्थ हो सकता है। शोध प्रविधि का स्थूल रूप ही बताया जा सकता है, जो सर्वव्यापक और अनिवार्य है। जैसे निवास गृह कैसा भी हो, कुछ अनिवार्य कक्षादि तो रहते ही हैं। उसी प्रकार कुछ निश्चित तत्व हैं जो सभी शोध प्रबंधों में निश्चित रूप से रहते हैं। कला कक्ष, विश्राम कक्ष, भोजनालय आदि किसी भी निवास गृह में होते हैं। उसी प्रकार शोध में भूमिका तत्व का प्रतिपादन, उपसंहार और संदर्भों का संकेत, ये सभी शोध ग्रंथों में निश्चित रूप से रहते हैं। इस संदर्भ में कहा गया है, शोधे च भूमिका तत्व संधानम उपसंहृति संदर्भाणां च संकेतः प्रस्तूयन्ते अनिवार्यतः। कहा कि उसी प्रकार शोध में भूमिका, मुख्य तत्व का प्रतिपादन, उपसंहार और संदर्भों का संकेत, ये सभी शोध प्रबंधों में निश्चित रूप से रहते हैं। धन पर्याप्त होने पर जैसे अत्यंत भव्य रूप में बनाया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की अधिकता होने पर शोध कार्य भी अत्यंत रमणीय होता है। जिस प्रकार ऋषचर्या तत्व साक्षात्कार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार रिसर्च करने वाला नए नए तत्वों की खोज करता है। जैसे योग्य इंजीनियर के निर्देशन में अच्छे भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार अच्छे निर्देशक के मार्गदर्शन में श्रेष्ठ शोध प्रबंध का प्रणयन किया जाता है। रचनात्मक साहित्य यानी काव्यादि लोक की दृष्टि से प्रणीत होते हैं, अतः उसमें शास्त्रीय तत्व भी कहीं कहीं अनुस्यूत रहते हैं। अधिकांश काव्य रचनाओं पर शोध काव्य शास्त्र की दृष्टि से किया जाता है, किंतु यथालब्ध शास्त्रों की दृष्टि से भी इन पर अनुसंधान किया जाता है। अन्य शास्त्रों की दृष्टि से दृश्य तथा श्रव्य काव्यों का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता में उन शास्त्रों का भी सम्यक ज्ञान होना अपेक्षित है। वेदों, उनके अंगों यानी शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, इसके अतिरिक्त दर्शन, धर्मशास्त्र, पुराण आदि अथवा आधुनिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, पर्यावरण शास्त्र, समाज शास्त्र की दृष्टि से जिनकी शोध करने की इच्छा है, उन्हें अपने अनुसंधेय विषय पर हर दृष्टि से गंभीर अध्ययन करना चाहिए। काव्यादि का शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करते समय यदि कवि द्वारा व्यक्त शास्त्रीय मत में कोई नवीनता है, तब
उस पर भी विमर्श प्रस्तुत करना चाहिए। पहले किए गए किसी विषय पर भी शोध कार्य किया जा सकता है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब अपने अनुसंधान में कोई नवीन बात कहनी हो। वर्तमान युग में शोध के लिए विश्वविद्यालयों में और संस्थानों द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। उनकी दृष्टि से तथा कुछ अपनी मत के अनुसार शोध के नियम को सारांश के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। कुछ तो मैं बता रहा हूँ, उसे आप लोग ध्यान से सुने। इसे हम अगली कक्षा में बताएंगे आपको।